नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की। तो अभी ये पेज नंबर 6 है और ये पेज नंबर 7 है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों पेजेस यहाँ पर एडिटोरियल से ही भरे पड़े हैं। ओके, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहले एडिटोरियल में यहाँ पर बात कर रहे हैं जो अभी ताऊ ते नाम का जो तूफान, जो जिसने काफी नुकसान जो पहुंचा रहा है गुजरात में भी, और रास्ते में जहां से भी ये ट्रेवल करता आया है, लक्षद्वीप से लेकर केरला और के महाराष्ट्र और इसके अलावा गुजरात, तो इस सभी जगह यहाँ पर ये इम्पैक्ट डालता है। इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले कि ये तूफान आएगा, कौन सी तारीख को, कहाँ तक पहुंचेगा, क्या डैमेज हो सकता है, तो तब भी यहाँ पर जिक्र किया गया था। तो फिर भी यहाँ पर देखो, भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी करने के बावजूद यहाँ पर जो है नुकसान हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है। और अभी चर्चा करेंगे इस मुद्दे के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल यहाँ पर आईसीएमआर के बारे में बताया गया, नई गाइडलाइंस यहाँ पर बताई गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यहाँ पर कुछ बातें कर रहा नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस एडिटोरियल में बात की जा रही है कि जो रूरल मार्च है, जो पैंडेमिक जो गांव तक फैल रहा है अभी, मतलब पहले शहरों तक सीमित था, अभी गांव में फैलना शुरू हो गया, तो उसको यहाँ पर कैसे सही करें। तो यहाँ पर बात की जा रही है यूक्रेन क्राइसिस के बारे में, तो जिसका भी हम जिस्ट लेंगे अच्छे से। और इस पेज पे शुरुआत में बात करें कि फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करें, जो फ्यूचर वेव आएंगे पैंडेमिक के। अभी तो चलो सेकंड वेव चल रहा है, तो आगे जो फ्यूचर में और जो वेव्स आएंगे उसकी प्लानिंग अभी हमें करनी होगी। डील हम नहीं बच सकते, क्या क्या करें उस प्लानिंग में, वो बात की जा रही है। अच्छी अप्रोच आपको समझने को मिलेगी यहाँ पर। आगे यहाँ पर बात करें अर्बन प्लानिंग के बारे में। ओके, तो ये तमिलनाडु की अर्बन प्लानिंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि अभी यहाँ पर बात करें कि इसको रीपॉलिटाइज करने की जरूरत है। ओके, तो मतलब राजनीति से अलग हो गया ये चीज, अभी इसमें इंटरवीन करने की जरूरत है। तो ये लास्ट वाले में यहाँ पर ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है कि जिसको कि यूएस सपोर्ट दे रहा है। पहले यहाँ पर शुरुआत भारत और साउथ अफ्रीका ने की थी, और बाद में यूएस ने भी काफी देर बाद, कम से कम एक डेढ़ महीने बाद यहाँ पर यूएस बोला कि हम भी आपको इस यहाँ पर ट्रिप्स वेवियर की सपोर्ट करते हैं। ओके, तो ट्रिप्स वेवियर क्या है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर जिस्ट मिलेगा। शुरुआत अभी हम करेंगे ये वाले पेज से। ये वाला जो यहाँ पर अर्बन अर्बन प्लानिंग का जो एडिटोरियल है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और शेयर जरूर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी पहले एडिटोरियल में बात की जा रही है रीपोलिटिसाइज अर्बन प्लानिंग, द तमिलनाडु गवर्नमेंट शुड रिक्लेम द लॉस्ट पॉलिटिकल विजन इन द सिटी प्लानिंग। तो यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि जो आपकी जो साइट, आपका जो विजन है, कि सरकार का जो विजन है जो कि खो चुका है सिटी प्लानिंग के क्षेत्र में, इसको दोबारा से आप जो है रिक्लेम करें, और यहाँ पर दोबारा से रीपॉलिटिसाइज करें अर्बन प्लानिंग को। तो अभी देखो सरकार बदल चुकी है तमिलनाडु में। अभी 2 मई को रिजल्ट आया, इलेक्शन होकर हटे हैं 6 अप्रैल को तमिलनाडु में। 2 मई को रिजल्ट आया, उसमें सरकार बदल चुकी है। अभी डीएमके की यहाँ पर गवर्नमेंट बनी है और मुख्यमंत्री बने हैं एम के स्टालिन। ओके, तो पहले यहाँ पर सरकार थी ए डीएमके की, तो जो कि 10 साल लगातार रूल करके गई है, जो कि जयललिता की पार्टी थी। तो जयललिता एक मेन चेहरा थी उस पार्टी की, तो वही सीएम रही है ए डीएमके की ओर से। ओके, तो उनकी मृत्यु हो गई 2017 में, जिसके बाद अपनी ही पार्टी उनकी टूट गई। फिर भी यहाँ पर जोड़ तोड़ करके सरकार इन्होंने बना ली, बाकी के 3 साल 4 साल निकाले, और यहाँ पर अभी वो एआईडीएमके हार चुकी है और डीएमके ने सरकार बनाई है तमिलनाडु में। तो अभी वही कह रहे हैं कि पुराने लोग चले गए हैं और पुराना विजन भी चला गया, अब नई सरकार आई है तो नया विजन है, तो नई तरीके से काम करें। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि जो डीपोलिटिसाइज प्लानिंग है तमिलनाडु की, तो ये एक पॉलिसी की बात करें जिसका नाम है तमिलनाडु अफोर्डेबल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2020। 2020 में तमिलनाडु की सरकार ये पॉलिसी लेकर आई थी, तब एआईएडीएमके की सरकार थी। तो इसको यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि मतलब सही नहीं थी ये प्लानिंग, यहाँ पर जो ये पॉलिसी लेकर आई थी, जिसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर अस्पष्टता थी और यहाँ पर धुंधलापन था, पॉलिसी में क्लियर नहीं था कुछ भी। जैसे यहाँ पर बात करें कि इन्होंने इस पॉलिसी के तहत क्या किया कि राज्य का जो यहाँ पर रोल है ना, यहाँ पर अर्बन प्लानिंग में, इसको बहुत कम कर दिया, और यहाँ पर अलाउ कर दिया मार्केट प्लेयर्स को, कि वो यहाँ पर टेकर करें। यहाँ पर जितनी भी लो इनकम हाउसिंग बनती है, घर बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात यहाँ पर बता दी गई कि कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है इंफॉर्मेशन देने की। यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई भी शॉर्टेज है किसी किसी एरिया में हाउसिंग की, उसके बारे में, यहाँ पर हाउस होल्ड की इनकम क्या है उसके बारे में, मतलब कुछ नहीं बताया यहाँ पर बताया जा रहा अभी सरकार को। और यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइसेस क्या होने चाहिए, मतलब अगर घर बना भी दिए जाते हैं तो आम जो लोग हैं कितना यहाँ पर प्राइस पे कर सकते हैं मैक्सिमम। ओके, तो जो मतलब खरीद के जो है पैसा पे करके वो घर खरीद ले। ओके, तो ये चीजें यहाँ पर बना दी गई, तो धुंधलापन यहाँ पर पॉलिसी में स्पष्ट नजर आ रहा है। तो अभी
दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, मतलब जो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते हाउसिंग, जो कि यहाँ पे अभी मार्केट सप्लाई करेगी, आम जो मार्केट प्लेयर प्राइवेट प्लेयर जो यहाँ पर घर बनाकर जो सप्लाई करेंगे लोगों को, ओके, तो अभी वो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कितने कितने यहाँ पर लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके बारे में भी यहाँ पर ये चुप है, कुछ नहीं बताया जा रहा। और आगे यहाँ पर बात करें कि रिपोर्ट ये भी बता रही है कि 75% जो पॉपुलेशन है चेन्नई की, तो वो यहाँ पर लो इनकम ग्रुप से वो बिलोंग करती है। ओके, तो जिनकी जो इनकम जो है ना वो 50 रुपए से भी यहाँ पर कम है, 50 रुपए या फिर इससे भी कम है महीने के हिसाब से इनकम, तो आप खुद अंदाजा लगाओ कितनी कम इनकम है, तो क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे वो, अगर यहाँ पर सरकार सरकार जो है वो इंटरवीन ही नहीं करेगी। तो यहाँ पर वो फैमिलीज, ऐसी फैमिलीज जो है ना घरों को अफोर्ड नहीं कर सकती, जो कि मार्केट के द्वारा बनाई गई है, जो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा बनाई गई। प्राइवेट प्लेयर्स ने तो जितना पैसा लगा है, ठीक है, उस वो पैसा भी निकालना, ऊपर से प्रॉफिट भी निकालना उन्होंने, तो खर्चा काफी हो जाता है कि यहाँ पर अगर छोटा सा भी घर बनाना हो, तो ये जिनकी इनकम ही 50 रुपए से कम है, जब 50 रुपए, तो वो कैसे अफोर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि जो अभी मार्केट की जो कॉस्ट यहाँ पर घर पे बनाने की आ रही है वो 5,000 रुपए है, जितना भी साइज का एक घर होगा, ओके, तो यहाँ पर 5,000 रुपए उसकी कॉस्ट आ रही है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर बात करें, गवर्नमेंट ने यहाँ पर फिर यहाँ पर फुल चार्ज यहाँ पर लिया कि वो यहाँ पर हाउसिंग जो है ना लोअर इनकम हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो अभी गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट ने जब ये सब चीजें देखी कि हम यहाँ पर हम खुद से चार्ज लेंगे और आपको जो है लो इनकम हाउस होल्ड को घर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सिमिलरली 1971 की बात करें कि गवर्नमेंट ने उस समय क्या किया, गवर्नमेंट ने एक यहाँ पर अलग से बोर्ड बनाया जिसका नाम था हाउसिंग बोर्ड। ओके, तो मतलब कि उस बोर्ड का यहाँ पर काम था कि मतलब जो हाउस होल्ड जो यहाँ पर है उनको सही इनकम रहते हुए जो है हाउस प्रोवाइड करना, लेकिन ये फेल हो गया। ओके, तो यहाँ पर जो इसके रिगार्डिंग मिशन था ना, तो मतलब उस रिगार्डिंग ये आगे नहीं बढ़ पाया। तो यहाँ पर बात करें, सिंस इट हैड डाइल्यूटेड इट्स मिशन बाय फोकसिंग ऑन हायर इनकम ग्रुप, बनाया गया था लोअर इनकम ग्रुप के लिए, लेकिन ये फोकस करना शुरू हो गया हायर इनकम ग्रुप के ऊपर, जिसके चलते जिस पर्पस के लिए इसको बनाया उस पर्पस में ये कामयाब नहीं हो सका हाउसिंग बोर्ड। और इसके अलावा बात करें, गवर्नमेंट ने फिर यहाँ पर एक सेपरेट बोर्ड और बनाया, वो यहाँ पर भी यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने अपने लगाए। ओके, तो खास तौर पे किस कैटेगरी में, लो इनकम हाउसिंग की कैटेगरी में, कि लो इनकम ग्रुप को यहाँ पर ज्यादातर हाउस जो है बनाए जा सके, उनके लिए बनाए जा सके, उनको मिले। तो यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट की बात कर रहे हैं, एलान डेजन, तो वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ पर एक्नॉलेज करना होगा, देखना होगा, और जितने भी यहाँ पर डाइवर्जेंट सेट्स ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से यहाँ पर उसी मैकेनिज्म को चूज करना होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर नेगोशिएशन आगे करनी होगी। तो आगे यहाँ पर बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, सिर्फ वही यहाँ पर एक अच्छे बड़े पैमाने पर, जो कि सभी लोग जो है जिस जिस फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करें, तो वही एक पॉलिटिशियन ही यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वही दे सकती है। तो एक ऐसा मॉडल जो कि सभी लोग लगभग लगभग यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले कि बिल्कुल सरकार सही बात कर ली। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करना होगा, ऑनरशिप जो राइट है यहाँ पर उसको टेकअप करना होगा, और साथ ही साथ जो स्पेसिफिक आउटकम्स निकल कर आ रही है उस यहाँ पर घर बनाने के रिगार्डिंग, उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को ही टेक ओवर करना होगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पर जो हाउसिंग बोर्ड है, ओके, तो जो कि एक डेवलपर के तौर पर यहाँ पर फंक्शन अपना अदा कर रहा है, तो उसको हो सकता है कि मर्ज यहाँ पर किया जा सकता है विद स्लम बोर्ड। ओके, तो ये अलग अलग बोर्ड है, स्लम बोर्ड जो है झुग्गी झोपड़ी जो होते हैं उनके लिए अलग से बनाया गया था इस सरकार के द्वारा। तो अभी हाउसिंग बोर्ड के बारे में हमने अभी पढ़ा, तो इन दोनों को यहाँ पर मर्ज करने की बात करें, पूलिंग ऑल लैंड एंड रिसोर्सेज एंड यूजिंग देम ओनली फॉर लो इनकम हाउसिंग। तो कहने का मतलब है चाहे स्लम बोर्ड है चाहे हाउसिंग बोर्ड है, दोनों में यहाँ पर जो रिसोर्सेज लगाए हुए हैं जो तमिलनाडु की सरकार ने, दोनों को एक ही यहाँ पर एक ही पूल बना लो, और जितनी भी जमीन इनके अंतर्गत आती है उनको यहाँ पर यूज करो, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जो यहाँ पर लो इनकम हाउसिंग उसके लिए, मतलब लो इनकम ग्रुप के लिए जो आपने घर बनाने सिर्फ उसके लिए। और यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन है वो भी बनाओ अलग अलग ग्रुप्स के साथ। ओके, तो यहाँ पर जो कन्वेंशनल लैंड यूज प्लानिंग है उसको यहाँ पर थोड़ा साइड पे रखो, और यहाँ पर नए यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक अर्बन डिजाइन प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करो, ता जो कि लोगों को यहाँ पर रहने के लिए जगह मिल सके, और यहाँ पर जो गलियां हैं ना वो भी यहाँ पर कहने का मतलब सेफ हो, मतलब ऐसी प्लानिंग मत करना, ऐसी गलियां मत बना देना कि जैसे जो खतरा झुग्गियों झोपड़ियों में आम लोगों को आता है वही यहाँ पर खतरा फिर बाद में अगर घरों में भी शिफ्ट करते हैं जो आपने बनाए हैं, तो वही खतरा वहां पर मंडराता रहे। तो जो भी आप गलियां बनाओगे वहां पर कंस्ट्रक्शन भी आप अच्छे से करो। इसके अलावा और भी जो यहाँ पर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यूज है वो भी आप जो है ध्यान में रखें कि कोई बीमारी वगैरह ना फैले, कोई सीवेज की लीक आउट वगैरह ना हो। ओके, इसके अलावा जो भी और प्रॉब्लम्स रहती हैं वो सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पर दूर हो, मतलब ये जो है ना डिजाइन प्रोजेक्ट जो उसके ऊपर आप काम करें,
अगर कुछ काम करना भी है तो एक नया एक पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से और नया यहाँ पर डिजाइन के हिसाब से नए नई सोच के हिसाब से यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर करें आम हाउस होल्ड को। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो सारा का सारा दारोमदार यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर देने की यहाँ पर बात कर रहे हैं होता। आगे हम बात करेंगे एडिटोरियल नंबर 2 की। ये भी पेज नंबर 7 पर है। तो अभी इसमें क्या बात कर रहे हैं, प्लानिंग फॉर फ्यूचर वेव्स ऑफ द पैंडेमिक, इंडिया नीड्स टू एनहांस द सर्वेलेंस सिस्टम, वैक्सीन क्विकली एंड रीप्रायोरिटाइज द हेल्थ केयर सर्विसेज। तो अभी देखो, जो बाहर के मुल्कों में हो रहा है वहां से भी सीखने की जरूरत है, और जो हमारी गलतियां हुई हैं तो उनसे भी सीखने की जरूरत है। तो यहाँ पर पता नहीं है कि जब पैंडेमिक चल रहा है तो कितनी वेव्स इसकी आएंगी, कुछ क्लैरिटी नहीं है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि स्पेनिश फ्लू आया था, तो वहां पर 1918 में वो आया था, तो वहां पर उसकी 3 वेव्स आई थी, और 3 वेव्स के चलते 50 मिलियन के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी, 500 मिलियन के आसपास लोगों की यहाँ पर इन्फेक्शन हुई थी, मतलब जो लोग इन्फेक्टेड हुए थे। और 3 इसके वेव चले थे 2 साल तक। ओके, ये स्पेनिश फ्लू की हम बात कर रहे हैं, तो 1918 में आई थी। ओके, तो बिल्कुल सेम जैसा सिनेरियो अभी भारत में देखने को मिल रहा है। अभी सेकंड वेव यहाँ पर भी घातक था, और जो स्पेनिश फ्लू का 1918 में जो सेकंड वेव आया था, वो उस समय वहां पर भी सबसे ज्यादा मृत्यु सेकंड वेव के दौरान ही हुई थी। ओके, तो अभी इन सब चीजों को हिस्ट्री से सीखना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा, जो बाकी मुल्कों ने जिस तरीके से प्लानिंग की उससे सीखना होगा। मतलब कि जो थर्ड वेव, फोर्थ वेव या फिफ्थ, जितने भी वेव्स आए उनसे हम मुकाबला कर पाए अच्छे से। और अभी इसी के रिगार्डिंग शुरुआत में बात की, जो अंडर रिपोर्टिंग है, मतलब कि कितने केसेस आए, केसेस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर कम शो कर रही है। तो ये नहीं करना है, ये गलत है। अंडर रिपोर्टिंग नहीं करनी है, और यहाँ पर जो डाटा इनपुट आ रहा है उनको मैनिपुलेट नहीं करना अपने हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो भी प्रोजेक्शन भारत सरकार के सामने या देश के लोगों के सामने होगी वो गलत होगी। और जब प्रोजेक्शन ही गलत होगी तो एस्टिमेशन जब लगानी है कि कितनी वैक्सीन चाहिए, कितनी यहाँ पर पॉलिसी बनानी है, तो उसमें गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, यहाँ पर रियल टाइम डाटा यूज करें। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर एनकरेज करें जो रिलायबल रिपोर्टिंग है। ओके, तो यहाँ पर इनिशिएट करें स्टैंडर्डाइज डेफिनेशंस। ओके, मतलब सही तरीके से रिपोर्टिंग होनी चाहिए, सही तरीके से काम करना है। रियल टाइम बेसिस पे जो अभी डाटा है उसको तुरंत यहाँ पर पब्लिश किया जाए। ऐसा कोई पोर्टल बना ले जहाँ पर ऑनलाइन पता चल जाए कि अभी इतना करंटली किसी राज्य में इतने इन्फेक्टेड लोग पाए जा रहे हैं, एक्टिव केसेस इतने हैं, यहाँ पर ठीक होने वाले केसेस इतने हैं। ओके, तो कितने की यहाँ पर मृत्यु होगी कोविड के चलते, तो उसका पूरा डाटा रहे। ओके, तो यहाँ पर बात करें, यही अभी समय है कि यहाँ जो है अभी हमारे पास अगर एक तरीके के अगर स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन अगर हम बनाए कि यहाँ पर कितने जो है ना केसेस यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, ये अपने हिसाब से हम जहाँ पर डेफिनेशन तैयार करें, तो ये भी समय है उसका। तो पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से कितने एक्सपेक्टेशन है कि कितने केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आगे बात करें तो देखिए, जिस तरीके का भारत में सिनेरियो बनता जा रहा है वो इतना इतना ठीक नहीं है अभी के लिए। तो अभी वही बात करें कि मतलब अगर आप ये कहो कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना भी बढ़िया काम किया है, डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटीज उसने काम किया, सरकारों ने काम किया, उनकी प्रशंसा करने की बजाय कि जो उन्होंने एफर्ट किया है कि मतलब किसी एरिया में केसेस बहुत कम हो गए, उसकी बजाय आप एफर्ट करो कि मतलब कि जो मिनिमम नंबर ऑफ केसेस भी है ना उनको भी डिटेक्ट करो। अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पर केसेस बहुत कम हो गए तो उनको भी अच्छे से डिटेक्ट करते रहो टाइमली मैनर में कि वायरस है या चला गया। ओके, तो अभी इसी के चलते जो आम लोग हैं उनमें कॉन्फिडेंस जो ना वो बिल्डअप हो पाएगा, और ये उनको पता होगा कि हमारी सरकारें जो काम कर रही हैं उनका जो सर्वेलेंस सिस्टम है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है किसी भी राज्य में। तो यहाँ पर ये तभी हो सकता है अगर अच्छी अप्रोच यहाँ पर ना हम यहाँ पर लगाए, तो यहाँ पर जितने भी सस्पेक्ट केसेस हैं जो यहाँ पर जिनके ऊपर शक है कि यहाँ पर हो सकता है, तो उनके यहाँ पर अप्रोच लगाई जाए। तो यहाँ पर उनकी रिलायबल टेस्टिंग स्ट्रेटेजी हम बनाकर चलेंगे, टेस्टिंग उनकी लगातार होती रहे। और यहाँ पर ये टेस्टिंग स्ट्रेटेजी हमने चेंज नहीं करनी है जब अगर यहाँ पर उछाल भी आ जाता है केसेस में, या अगर कहीं किसी एरिया में मिनिमम केसेस अगर वहां पर उछाल भी आ जाता है तभी यहाँ पर टेस्टिंग चलती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर कोविड-19 के ट्राजेक्टरी की बात कर रहे हैं कि अगर और कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर बात करें कि वो कह रहे हैं कि भारत में हो सकता है कि मल्टीपल वेव्स आए आने वाले समय में। अभी तो सेकंड वेव चल रही है, तो जो कि बहुत घातक है, जो कि फर्स्ट वेव से भी ज्यादा घातक है, और जल्दी से यहाँ पर लोग इन्फेक्टेड होने शुरू हो गए। तो 4 लाख तो एक दिन में यहाँ पर केसेस आ रहे हैं, तो खुद देखो कितनी ज्यादा घातक है सेकंड वेव। तो अभी जापान की बात करें कि उसका हेल्थ सिस्टम भी यहाँ पर मतलब ढहना शुरू हो गया है अभी फोर्थ वेव के चलते, वहां पर फोर्थ वेव आई हुई है ओके कोरोना वायरस की। तो यहाँ पर बात करें कि जो ये जो वेव्स आ रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सही तरीके से इसको मिटिगेट करना चाह रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है कि एक के बाद एक यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स अगर आती है तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कहीं कोलैप्स ना कर जाए, इसको पहले से हम सही करें।
और उसी तरीके से हम प्लानिंग करें, तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि इंडिया ने यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया, जैसे कंटेनमेंट जोन्स बनाना था, इसके ऊपर फोकस नहीं किया। और यहाँ पर मिटिगेशन जो मेजर्स बनाने थे, तो वो यहाँ हमने हमने यहाँ पर फोकस नहीं किया। जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड वेव के चलते बहुत बड़े पैमाने पर सर्ज देखने को मिला केसेस के ऊपर। तो ये हमारे ऊपर एक लेसन है, ओके, जो कि हमें यहाँ पर सीखना है, और यहाँ पर फ्यूचर में जितनी भी वेव्स आएंगे उनके लिए प्लानिंग तैयार करने की, जो गलतियां हमसे हो गई हैं वो गलतियां हम दोबारा ना दोहराएं, ताकि कि लोगों की जानें जो है वो बचाई जा सके। तो टाइमली मैनर में हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, बेसिकली वो बात कर रहे। तो हम सरकारें तो बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन टाइम रहते जब यहाँ पर सेकंड वेव चढ़ रही थी उस समय मतलब इस तरीके की सिचुएशन थी कि कुछ नहीं है, अभी पैंडेमिक चला गया, बस एक ही वेव आनी थी, और जिसके चलते मास्क पहनना लोगों ने बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर नॉर्म फॉलो करने बंद कर दिए, और काम खराब हो गया। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो नए वेरिएंट्स हैं तो वो इमर्ज होते रहेंगे यहाँ पर कोरोना वायरस के। जैसे भारत में यहाँ पर जो वेरिएंट पाया जा रहा है तो काफी घातक है, डब्ल्यूएचओ भी कह रहा है कि काफी घातक है और चिंता का विषय बना हुआ है भारत। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर वैक्सीन को भी उसी तरीके से हम डेवलप करें, वैक्सीन को भी अपडेट करना जरूरी है। अगर यहाँ पर वायरस का वेरिएंट बदलता है तो वायरस की यहाँ पर घातक शक्ति बदलती है, तो हमें वैक्सीन को भी यहाँ पर बदलना होगा। ओके, आगे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्लियर केस यहाँ पर हमारे सामने है कि यहाँ पर एक तरीके की गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है कि एक अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हम सेटअप करें बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में। ओके, तो वैक्सीन जो है ना, तो यहाँ पर यही एक तरीके की मतलब सबसे बड़ी दवा है, ओके, जो कि हमारी इकोनॉमी को भी सही तरीके से चला पाएगी आने वाले समय में, अगर सही तरीके से लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं समय रहते। अगर नहीं हो पाए, केसेस आउट ऑफ कंट्रोल चले गए, तो फिर बड़ा लॉकडाउन लगेगा, तो फिर यहाँ पर इकोनॉमी भी ठप हो जाएगी, ना कारोबार होगा, और फिर बाद में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो जो लोग यहाँ पर बीमारी बीमारी से नहीं मरे वो भूख से मर जाएंगे, तो ये सिचुएशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल एलोकेशन है वो यहाँ पर हमें प्रदान करनी होगी बहुत ज्यादा। तो भारत सरकार को यहाँ पर सपोर्ट करने की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो हमारी कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, उसको हमें एक्सपैंड करना होगा वैक्सीनेशन बनाने के लिए, रिसर्च के ऊपर फोकस करना होगा, काफी पैसा लगाना होगा। यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस है, मतलब कि जो भी केस पाया गया, मतलब कितने नंबर ऑफ केसेस हैं, क्या वायरस है, तो इन सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर फोकस करके हमें चलना है। तभी यहाँ पर भारत का जो रोल है वो सॉलिडिफाई हो सकेगा कि फ्यूचर के लिए हम तैयार हैं, किस तरीके से पैंडेमिक को मैनेज कर सके और यहाँ पर अपने लोगों को बचा सके। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 2009 से लेकर अगर अब तक की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक यहाँ पर 6 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस कर दी है, डिक्लेयर कर चुका है डब्ल्यूएचओ, जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल कंसर्न के हिसाब से यहाँ पर ध्यान रखती है। मतलब जो भी कोई बीमारी यहाँ पर निकली पिछले यहाँ पर कुछ सालों में, उसकी यहाँ पर बात करें कि 6 ऐसी बड़ी बीमारियां पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज अनाउंस कर दी गई हैं। तो यहाँ पर अगर फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर तो हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी नए तरीके के पैंडेमिक हमारे सामने आए तो हम उनका मुकाबला कर पाए। तो यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण बात कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो है ना, वो हेल्थ सिस्टम वो कोलैप्स हो रहा है। डॉक्टर्स और नर्सेस की बात करें तो यहाँ पर उन्हीं के ऊपर ज्यादा बर्डन है। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स की बात करें तो वो भी डिप्लीट होती जा रही है। यहाँ पर उनका भी एब्सेंस बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। तो डॉक्टर्स और नर्सेस सिर्फ यही दो बचे हैं। और इसके अलावा जो पैरामेडिक स्टाफ होता है, जो एम्बुलेंस चलाते हैं, जो ड्राइवर्स वगैरह हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पेशेंट्स को लेकर जाते हैं, तो ये यहाँ पर काम कर रहे हैं नर्सेस के साथ या डॉक्टर्स के साथ। ओके, तो यहाँ पर गिने चुने ही यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स बचे हैं। तो यहाँ पर ये एसेंशियल है कि यहाँ पर फ्रंट लाइन वर्कर्स को हायर किया जाए इन पब्लिक हेल्थ। ओके, तो यहाँ पर जो कि सर्वेलेंस में जो है एंगेज हो सके, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जो है ना उसमें यहाँ पर काम कर सके, कि अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड पाया गया है पिछले दिनी, वो किन के साथ यहाँ कॉन्टेक्ट में था, तो उनको यहाँ पर उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको घरों में आइसोलेट किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास फ्रंट लाइन वर्कर्स का एक बड़ी फौज चाहिए। तो यहाँ पर लोगों को लेकर आना है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। ओके, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन भी करवानी, तो इन सब चीजों के लिए बिना हेल्थ केयर वर्कर्स के बात नहीं बनने वाली। तो इसलिए यहाँ पर भारत सरकार ने अभी अनाउंस कर दिया है कि जो ग्रेजुएट हैं, ओके, एमबीबीएस के जो ग्रेजुएट हैं, आगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो उन सबको यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा जहां पर भी हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी है। और इसके अलावा जो नर्सेस का जो कोर्स कर रही है, ओके, तो वो जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कर ली है, जो फाइनल ईयर में है, तो उनको भी एज ए नर्सेस जो है ना ड्यूटी उनको अपॉइंट किया जाएगा अलग अलग जगह पर जहां पर शॉर्टेज है नर्सेस की। आगे अगर बात करें जो फ्रंट लाइन पब्लिक हेल्थ वर्क फोर्स है, ओके, तो खास तौर पे अर्बन एरियाज में वो एब्सेंट पाई जा रही। ओके, तो जहां पर क्रिटिकल केयर कैपेसिटी की अगर बात करें, अगर ऑक्सीजनेटेड बेड्स की बात करें, आईसीयू की बात करें, तो रूरल एरियाज की अगर बात करें तो वहां पर इनका जो ये जो मशीनरी है तो ये बहुत कम है। ओके, अर्बन एरियाज में
वर्कफोर्स नहीं है तो रूरल एरियाज में मशीनरी नहीं है। और यहाँ पर अर्बन रूरल डिवाइड के हिसाब से अगर हम बात करें, इसको एक साइड पे भी रखते हैं, तो यहाँ पर देश को हमें चाहिए एक अच्छा खासा हेल्थ सिस्टम, कहाँ जो कि हम यहाँ पर इंश्योर करें कि वन एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिसको हम आशा वर्कर बोलते हैं, इज हायर्ड फॉर एवरी 1000 पीपल। मतलब कि एक आशा वर्कर को आप जो है इंश्योर करो कि आप जो है हायर कर रहे हो 1000 लोगों के लिए, मतलब कि जिनको कि वो यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। जिस तरीके की भी यहाँ पर जरूरत है, यहाँ पर 1000 लोगों को वो उनकी जरूरतों के बारे में बताएंगे, सरकार की जो स्कीम है उसके बारे में बताएंगी, किस किस तरीके से आपको फायदा हो सकता है, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। और दूसरा यहाँ पर बात करें एक्सेलरी नर्स मिडवाइफ, ओके, तो यहाँ पर जो एएनएम का जो कोर्सेज करती हैं, तो यहाँ पर उनको भी यहाँ पर कहा जा रहा है, एंड नर्स प्रैक्टिशनर, तो उनको भी हायर किया जाए फॉर एवरी 5000 पीपल एंड हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेड। तो यहाँ पर कम से कम जो ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर 100 बेड्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पर दूसरी यहाँ पर कंडीशन रखी कि 5000 लोगों के प्रति यहाँ पर एक एएनएम नर्स जो है उसको भी हायर किया जाए, या फिर जो दूसरी यहाँ पर नर्स प्रैक्टिशनर जो भी सिर्फ प्रैक्टिस कर रही है उनको भी हायर किया जाए। तो आगे बात करें कि इंक्लूडिंग बेड्स विद इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर सर्विसेज कैटर्स टू ए पॉपुलेशन 30,000 to 50,000। तो ये सभी पॉपुलेशन के हिसाब से ये सभी सर्विसेज हमें जो है हमारे हमारे सामने होनी चाहिए। अगर हम चाह रहे हैं कि फ्यूचर में कंट्रोल करके चले पैंडेमिक को, तो पूरी फौज हमारी पूरी तैयार रहनी चाहिए, तभी कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरों से सीखना पड़ेगा, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, तभी जो है आगे बात बन पाएगी। और अभी बात करते हैं जो तीसरा एडिटोरियल था पेज नंबर 7 पर ही, तो वहां पर बेसिकली ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो बेसिकली जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो बेसिकली यहाँ पर बात करें कि यूएस के साथ एंगेज करके जो है आगे बढ़े, तो इंडिया को ये नोट करना चाहिए। तो यहाँ पर यूएस था जिसने यहाँ पर ट्रिप्स वेवर की यहाँ पर सपोर्ट की है, तो यूएस के साथ भी यहाँ पर मिलकर हमें आगे बढ़ना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे ट्रिप्स एग्रीमेंट की। तो अगर मैं यूएस की भी बात करूँ ना, तो उसने ऐसा किया कि जब से यहाँ पर जनवरी महीने की बात करें, जब वैक्सीनेशन शुरू हो गया अलग अलग देशों में, तो भारत ने क्या करना शुरू कर दिया, भारत ने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। भारत को ये लगा कि चलो केसेस अभी डाउन होने शुरू हो गए, तो बड़े बड़े शहर, दिल्ली जैसे शहर में भी केसेस कम हो गए काफी, तो अभी कंट्रोल हो गया पैंडेमिक। तो अभी हम यहाँ पर अगर वैक्सीन को बांट कर भी चलते हैं, मतलब अगर पूरे देश में वैक्सीनेशन अगर धीरे धीरे भी करते हैं, बाकी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो बांग्लादेश, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, आसपास के और पड़ोसी कंट्री जो, उनको अगर वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में वैक्सीन प्रोवाइड करते, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इंडिया का रोल बढ़िया बनेगा चाइना के मुकाबले में। चाइना की तब तक वैक्सीन बनी नहीं थी, ओके। तो मतलब कि एक तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था भारत ने, और मतलब चाइना को भी, मतलब लोगों के सामने, दुनिया के सामने एक यहाँ पर एक तरीके का सिनेरियो पेश किया था कि हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं वैक्सीन के, ओके। तो हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन का। तो काफी देशों को हम एक्सपोर्ट भी करें, तो अभी हमने एक्सपोर्ट का दायरा भी बढ़ा दिया। कभी ब्राजील ने डिमांड की कि हमें भी यहाँ पर जो है ये वैक्सीन चाहिए कोविशील्ड की। यूके ने तो यहाँ पर फॉर्मूला एक्सचेंज किया है यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, तो यहाँ पर उसी फॉर्मूले के तहत ये कोविशील्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर यूके भी यहाँ से उठाता है भारत से ही वैक्सीन। तो इसी तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर उस समय सिचुएशन ये थी कि यूएस जो था ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहा था। उसने जितनी भी वहाँ की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, जो जिन्होंने वैक्सीन बनाई, उनको खुद से सपोर्ट किया। यूएस की गवर्नमेंट ने खुद से पैसा पानी जैसे बहाया, और ये भी कहा जब वैक्सीन बन जाएगी, रिसर्च हो जाएगी, तो हम आपसे खरीदेंगे भी, ओके। तो मतलब अब खरीदा, फिर सबसे पहले उसने लगातार 1.5-2 महीने ना सिर्फ अपनी जनता के ऊपर फोकस किया। डेली वैक्सीन ड्राइव उसने 10 मिलियन 20 मिलियन तक बढ़ा दी कि एक दिन में इतने लोगों को वैक्सीनेट करना है अमेरिका में। तब उसने कुछ नहीं सोचा कि मैंने कुछ एक्सपोर्ट करना है। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल होता है वैक्सीन बनाने के लिए, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। तो भारत को चाहिए था रॉ मटेरियल, भारत उस समय भी कहता था। लेकिन जब यहाँ पर सिचुएशन खराब होनी शुरू हो गई, तो हाथ से मतलब बात निकलती ही नजर आई। तो यहाँ पर फिर एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और सबसे पहले फोकस करेंगे भारत में ही, ओके। और फिर यहाँ पर यूएस तब भी नहीं माना, यूएस तब भी लगा रहा अपने यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, जब यहाँ पर जो हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल, तो उन्होंने बात की यूएसए के एनएसए के साथ, तब जाकर बात बनी, तब जाकर यूएसए राजी हुआ। जब तक गवर्नमेंट भी अपने दम पर कह रही थी कि यूएस को कि आप एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी हटाएं जो आपने वैक्सीन रॉ मटेरियल के ऊपर, तब तक भी यूएस की सरकार नहीं मानी। ये तब बात बनी जब एनएसए जो है वो आपस में बातचीत करते हैं, तो इंडिया की प्रेजेंट सिचुएशन बताते हैं कि ये हमारी हालत हो चुकी है, तो आप कृपया एक्सपोर्ट जो है करें, रॉ मटेरियल के ऊपर जो बैन लगाए वो हटाएं, हमारे यहाँ पर भेजें, हमने वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ानी है। और बाद में हम यहाँ पर ये भी सीख करना शुरू कर दिया कि वैक्सीन भी भेजेगा यूएसए। तो ये सिचुएशन हमारी कम कहाँ थे और कहाँ गिर गए।
ओके, तो यहाँ पर आर्टिकल में वही बात करेंगे। यूएस ने बाद में फिर आखिर में बोला, पहले यूएस मना कर रहा था कि कोई ट्रिप्स वगैरह वीपीआर एग्रीमेंट नहीं होगा, उसका सपोर्ट हम नहीं करेंगे। फिर बाद में यूएस माना कि हम ट्रिप्स का यहाँ पर फेवर करेंगे, जिसको कि यहाँ पर एक डील लेकर गए हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका डब्ल्यूटीओ में, जितने भी मेंबर कंट्रीज है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, तो ट्रिप्स वेवियर जो है उसको किया जाए। तो ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट। तो ये 1995 में हुआ था, जिसमें मकसद ये था कि इस एग्रीमेंट के तहत कि जितने भी डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के जो आईपीआर राइट्स हैं प्रोडक्ट के, उनको प्रोटेक्ट करके चलेंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने खोज की है, रिसर्च की है, तो उसने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, तो आपके देश में पहुंचे हैं तो आप उसको कॉपी करके बनाना शुरू कर दो, ये गलत होगा। तो अभी ये आईपीआर को ही प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो अभी जो बात की जा रही है ना, वही कह रहे हैं कि ना आईपीआर को थोड़ा वेव ऑफ कर दो कुछ समय के लिए। प्रोटेक्ट अगर ना भी करे चलेगा, क्योंकि अभी लाइसेंस चाहिए हर एक कंपनी को कि आप इसके आईपीआर राइट्स जो है वेव ऑफ कर दो, यहाँ पर इसका लाइसेंस जो हर एक कंट्रीज को मिलना शुरू हो जाए। जो भी यहाँ पर डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्री जिनके पास पर्याप्त यहाँ पर सुविधा है, यहाँ पर इंडस्ट्री है, तो वहां पर वो वैक्सीन बनानी शुरू कर दे और अपने अपने देशों के लोगों को वैक्सीनेट करे। तो अभी जो आपने चीज समझनी है वो समझनी है भारत के रिगार्डिंग सेक्शन 92 एंड सेक्शन 100 ऑफ द पेटेंट एक्ट। ओके, तो अभी सेक्शन 92 क्या बोलता है, भारत का जो पेटेंट एक्ट है वो कहता है कि एक स्पेशल प्रोविजन, इस स्पेशल प्रोविजन जो कि भारत सरकार को यहाँ पर इनेबल करता है कि वो कंपलसरी लाइसेंस जो ना वो इशू करे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जितने भी यहाँ पर पेटेंटेड ड्रग्स हैं। खास तौर पे किस सिचुएशन में, जब यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बनकर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और सेक्शन 100 यहाँ पर बात कर रहा है कि आप जो है ना पेटेंटेड इन्वेंशंस को गवर्नमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो सेक्शन 100 ये कहता है। ओके, तो यहाँ पर ये लॉ कहता है कि गवर्नमेंट जो है ना, जो जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट को एक तरह के पावर देता है कि वो टेक ओवर कर ले उस पेटेंट के ऊपर, मतलब वो पेटेंट के ऊपर फिर चाहे जो भी करना कर सके, फर्दर उसको लाइसेंस बांटे, जो भी करना है। तो यहाँ पर टेम्परेरीली यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये दोनों सेक्शन आपको पता होने चाहिए। और अभी हम बात करने जा रहे हैं एडिटोरियल नंबर 4 के बारे में। तो ये वाला जो एडिटोरियल है अभी इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो स्टॉर्म है, साइक्लोनिक स्टॉर्म है, वो प्रभावित कर रहा है। तो अभी जानेंगे डिटेल में इसमें। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टॉर्मी स्टार्ट एक्यूरेट फोरकास्ट एंड रेजिलेंस बिल्डिंग होल्ड द की टू हैंडलिंग सेवर साइक्लोन। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर वेदर फोरकास्टिंग जो आप करते हो, जो भारत सरकार करती है, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत जो काम करता है, अगर अच्छे से वो टेलीकास्ट करेगा तो फिर काफी सारी सिचुएशन जो है वो आसान हो जाती है, कंट्रोल करना पता चल जाता है कि कहाँ पर इम्पैक्ट रहेगा, वहां पर तैयारियां पहले से करनी शुरू कर दी जाए। तो वही बात करें, अभी जो साइक्लोन है उसका नाम है साइक्लोन ताउक्ते। ओके, तो ये इसका नाम है। ओके, तो अभी इसको इसको जिस कैटेगरी में रखा जा रहा है वो है एक्सट्रीमली सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म। मतलब कि एक होता है कि सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म, मतलब यहाँ पर गति जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति आवर के साथ यहाँ पर गति रहेगी। जब यहाँ पर हम वेरी या एक्सट्रीमली सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो गति जो है वो 165 तक की हो सकती है। ओके, 165 170 किलोमीटर प्रति आवर, तो ये बहुत ज्यादा गति होती है। तो ओके, तो अभी इसी गति का ये तूफान है। इसीलिए आप देखोगे कि जो मुंबई के कोस्ट है या केरला के कोस्ट है, गुजरात के जो एरिया है, मतलब धज्जियां उड़ा रही है। तो इतनी रफ्तार तेज है, तो इतनी तेज रफ्तार से कोई भी चीज आएगी तो नुकसान करेगी, तो ये कर रहा है। तो अभी बहुत सारे बड़े पैमाने पर पानी का उछाल भी यहाँ पर जो नजदीकी जो कोस्ट है वहां पर देखने को मिला, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर, कि पानी काफी जो है आगे हमारे जो लैंड बाउंड्री वहां तक पहुंच रहा है। इसके चलते यहाँ पर केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी यहाँ पर धीरे धीरे करके प्रभावित हुए हैं। शुरुआत इसकी हुई है लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप से यहाँ पर साउदर्न स्टेट से होता हुआ ये गुजरात की ओर बढ़ा है। और रास्ते में जितने भी राज्य आए हैं, तो यहाँ पर अगर पहले लक्षद्वीप की बात करते, फिर बाद में केरला आ गया, फिर यहाँ पर कर्नाटक, फिर गोवा, महाराष्ट्र, फिर लास्ट में गुजरात की बारी आती है। अगर हम वेस्टर्न फ्रंट में अपने कोस्टल यहाँ पर स्टेट्स की बात करें, तो यहाँ पर जिंदगियों का भी यहाँ पर नुकसान हुआ है काफी। ओके, तो यहाँ पर वीक होने से पहले पहले काफी नुकसान करके गया है। तो आगे बात करेगी यहाँ पर 2000s who had to be evacuated to safe locations. This year's pre-monsoon season presented a double jeopardy, caught as they were between fast spreading virus variant and an unrelenting storm. मतलब कह रहे हैं कि अभी एक तरीके से प्री मानसून सीजन का मतलब ये सिचुएशन बन गई अलग अलग लोकेशन में। इसके अलावा बहुत सारे हजारों के हिसाब से लोग भी थे जिनको एवैक्यूएट किया गया, सेफ लोकेशन तक उनको पहुंचाया गया, मतलब जो कि कोस्टल एरिया के आसपास जो रह रहे थे। फिर भी यहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई है।
फिर इसके अलावा बात करेंगे प्री मानसून जैसा यहाँ पर सिनेरियो बन चुका है। मानसून तो यहाँ पर इन एरियाज में लगभग लगभग जून के महीने में आ जाता है। अगर केरला की बात करें, कर्नाटक की बात करें, भारत का जो नॉर्दर्न हिस्सा है वहां पर यहाँ पर लेट पहुंचता है मानसून। ओके, तो अभी प्री मानसून का थोड़ा सिचुएशन यहाँ पर बात करेंगे तो डबल डबल तरीके की त्रासदी से हम यहाँ पर गुजर रहे हैं। तो डबल तरीके की त्रासदी पहले यहाँ पर कौन है? पहले तो यहाँ पर वायरस जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, पहली त्रासदी तो वो है। और दूसरा अभी ये जो यहाँ पर स्टॉर्म आ गया, अभी उसको भी टैकल करना दूसरी त्रासदी, अभी इसको कह रहे हैं। तो यहाँ पर आगे बात करें कि कितने तरीके से यहाँ पर, किस पैमाने पर भारत यहाँ पर प्रिपेयर्ड है, किस तरीके से ऐसे चक्रवात जो आते, साइक्लोन्स आते हैं, उनको हैंडल कर सके। तो ये यहाँ पर डिपेंड करता है कि हमारा जो यहाँ पर एक्सपर्टाइज है फॉरकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग में, उसमें हम कितने जो है निपुण हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर जो डिजास्टर मिटिगेशन की जो हमारे जो यहाँ पर प्रावधान है, उसमें हम कैसे, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम नीतियां बना रहे हैं कि हम यहाँ पर अगर सिचुएशन आती है, स्टॉर्म वाली तूफान आता है, किस तरीके से हम जो है अपनी जनता को बचाएं। ओके, किस तरीके से जो रेजिडेंस है हमारी कम्युनिटीज में, उसको बढ़ाया जाए कि आपसी जो आपकी जो पकड़ है ना, उसको आप बनाकर चलें कि अगर कोई भी यहाँ पर पैंडेमिक आता है उसको कंट्रोल कैसे करें। अगर आपको कोई एडवाइजरी जारी की जाती है तो आप उसको माने। पिछले साल की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने यहाँ पर एक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया था। कब से? अक्टूबर दिसंबर सीजन से। ओके, तो जो कि डिजाइन किया गया था कि इकोनॉमिक लॉसेस हमारी कम हो। मतलब जब भी ये देखो तूफान आता है तो नुकसान तो होता ही होता है। जो यहाँ पर कश्तियां वगैरह, जो शिप्स वगैरह जो नहीं यहाँ पर तूफान को झेल पाएंगे, तो वो उनका तो नुकसान होगा ही होगा। मछुआरे जो चले जाते हैं कई बार, उनको भी एडवाइजरी दी जाती है। कई बार यहाँ पर कम्युनिकेशन ही नहीं यहाँ पर पहुंचती सही रहती, जिसके चलते उनको पता ही नहीं चलता कि कोई यहाँ पर नोटिफिकेशन जो भारत सरकार कुछ दे रही है कि आप इन कोस्टल एरियाज को खाली कर दे, लेकिन फिर भी लोग अनअवेयर रहते हैं, जिसके चलते नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर एक साइक्लोनिक वार्निंग सिस्टम बनाया गया अक्टूबर दिसंबर में, जिसका डिजाइन यही था कि इकोनॉमिक लॉसेस को कम किया जाए। उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, उन स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर हम फोकस करेंगे जहां पर ऐसी पॉपुलेशन पाई जाती है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि नुकसान के अंतर्गत हो सकता है अगर कोई बड़े पैमाने पर साइक्लोन आता है, तूफान आता है। ओके, और आगे यहाँ पर आईएमडी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्लेम किया है कि उनकी जो एक्यूरेसी है फोरकास्ट के संबंधी, जो भी इन्होंने यहाँ पर वेदर फोरकास्ट की, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मैंने अलग से यहाँ पर 3 दिन पहले मैंने 16 तारीख को मैंने लेक्चर डाला था। तो वहां पर ये सीधी सीधी बात कही थी कि 17 को ये कहाँ तक पहुंचेगा, 18 को कहाँ तक पहुंचेगा, 19 तक यहाँ पर 19 की सुबह सुबह यहाँ पर जो है ये थोड़ा खत्म होगा, इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा। तो लास्टली इम्पैक्ट ये गुजरात में डालेगा। बिल्कुल उसी तरीके से लगभग लगभग ये गया है। तो उसी तरीके से आईएमडी भी क्लेम कर रहा है कि जो एक्यूरेसी उनकी फोरकास्ट की है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने यहाँ पर बताया है। जो भी लैंडफॉल लोकेशन यहाँ पर जहां जहां पर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर जाएगा, कहाँ कहाँ पर जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि बेटर तरीके से हमने यहाँ पर बात बताई है। और साथ ही यहाँ पर और भी बात इन्होंने कही कि जो ग्राउंड मैपिंग वनरेबिलिटीज है, ओके, मतलब जो ग्राउंड की तरीके जो मैपिंग इन्होंने यहाँ पर की हुई है सैटेलाइट की मदद से, उसकी यहाँ पर बात करें, उसमें जो यहाँ पर चुनौतियां हैं, तो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर जो है प्रॉमिसिंग अप्रोच इन्होंने लगाई है कि यहाँ पर जिंदगियों का लॉस कम हो, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन कम से कम हो। फिर भी उस तरीके से जो इन्होंने अप्रोच दी है बिल्कुल सही पाई जा रही है। आगे यहाँ पर बात करें जो इंपॉर्टेंस है अर्ली वार्निंग सिस्टम का, तो यहाँ पर कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज। कहने का मतलब जितना हमें यहाँ पर जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, उस तरीके से हम काम आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो ऐसा नहीं कि मतलब जरूरत से ज्यादा यहाँ पर इसको, इस मुद्दे के ऊपर हम यहाँ पर जोर दें। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करेंगे, अगर अरेबियन सी की बात करें ना, तो ये सबसे बड़ा मेजर सोर्स के तौर पर यहाँ पर उभर रहा है अभी। अगर सेवर साइक्लोन्स की बात करें, मतलब कि इतनी ज्यादा गति नहीं है यहाँ पर, वेरी वर्ड यूज नहीं किया हुआ, यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड यूज नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर गति होगी ज्यादा से ज्यादा 90 से ज्यादा 100 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से। तो यहाँ पर ऐसे साइक्लोन्स की यहाँ पर नंबर में अरेबियन सी अभी इमर्ज होता जा रहा है, अभी उभरता जा रहा है। और जो इंटेंसिटी है वो भी यहाँ पर एक तरीके से लॉन्ग टर्म राइज यहाँ पर देखने को मिल रहा है सी सरफेस टेम्परेचर, जिसके चलते यहाँ पर जो ना, दूसरा यहाँ पर बात करें जो पोल्यूशन है साउथ एशिया के यहाँ पर इस रीजन में, इन एरियाज में, समुद्र में आसपास के जो हमारे पड़ोसी मुल्क के आसपास का जो समुद्री एरिया है, तो उसका भी एक चलन यहाँ पर कहा जा रहा है, जिसके चलते जो नए नए साइक्लोन जो है ना यहाँ पर राइज हो रहे हैं अरेबियन सी की ओर। तो सी सरफेस टेम्परेचर का यहाँ पर बहुत जो है इंपॉर्टेंस इसकी होती है। अगर यहाँ पर राइज देखने को मिले तो यहाँ पर साइक्लोन्स जो है पनपना शुरू हो जाते हैं। वैसे जो हिस्ट्री रही है साइक्लोन्स की अगर मैं बात करूं, तो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा खतरनाक साइक्लोन्स आते हैं, अरेबियन सी में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीमली सेवर साइक्लोनिक सिचुएशन जो है ना, ये कभी कभी पहुंचती है, बहुत रेयरली पहुंचती है। तो ये तभी रहेगा
जहां पर टेम्परेचर ज्यादा राइज रहेगा। तो बे ऑफ बंगाल वाली साइड वाला टेम्परेचर जो है समुद्र का वो थोड़ा ज्यादा है अरेबियन सी के मुकाबले में। लेकिन अभी अरेबियन सी की भी बात करें कि अभी बढ़ता जा रहा है। ओके, तो अरेबियन सी एक सेफ कंसर्न हमारा रहा है शुरुआत से। ज्यादातर जो भी हमने ट्रेजेडी झेली है साइक्लोन्स के मामले, वो हमने हमारे जो बे ऑफ बंगाल वाली साइड है, उड़ीसा वाली साइड है, चेन्नई वाली साइड है, वहीं पर झेली है हमने। और अभी देखो, ये ना कुछ नाम है जो कि यहाँ पर जो आसपास की कंट्रीज हैं मिलकर यहाँ पर नाम सुजेस्ट करती हैं, और उन्हीं में से एक नाम चुन लिया जाता है। जैसे ये देखो, ये बांग्लादेश है, इंडिया है, ईरान है। तो फिर जैसे ये कॉलम 1, कॉलम 2, 3, 4, तो यहाँ पर अलग अलग नाम यहाँ पर दिए हुए हैं अलग अलग कॉलम के हिसाब से। जैसे बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर निजार का नाम का यहाँ पर नाम दिया कि तूफान का ये नाम होगा जो भी यहाँ पर तूफान उठेगा फ्यूचर में आने वाले समय में। जैसे भारत ने कुछ नाम दिए, जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, गति हो गया, तेज हो गया, ओके, मुरासू हो गया, आग हो गया, ये सभी नाम दिए हैं भारत की तरफ से। बांग्लादेश की तरफ से निसारगा हो गया, बिपारजॉय हो गया, फिर अर्नब हो गया, जो अर्नब भी इसको बोलते हैं, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन साइड में दी हुई है। या फिर यहाँ पर उपकूल हो गया। यहाँ पर अभी देखो म्यांमार, तो अभी जो नाम लिया जा रहा है ना यहाँ पर इस तूफान का, वो म्यांमार का सुझाया हुआ, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो टॉक थे, हम यहाँ पर नाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो म्यांमार का सुझाया हुआ, तो अभी इसी का नाम इस तूफान को दिया गया है। वो तो एक एक करके यहाँ पर नाम कोई भी एक ले लिया जाता है जो भी फ्यूचर में तूफान आने वाला होता है। तो ये यहाँ पर लिस्ट जो है ये अपडेट होती रहती है। ओके, अगर ये यहाँ पर यूज होगी सारी लिस्ट, फिर यहाँ पर अपडेट, नई लिस्ट अपडेट हो जाएगी, उसमें नए नाम सजेस्ट कर दिए जाएंगे, फिर उन्हीं को नाम को आगे जो है फर्दर चूज कर लिया जाता है। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर नामकरण करते हैं। तो सभी जो आसपास की कंट्रीज है ना, जो यहाँ पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के आसपास वाली कंट्रीज, उन सबको यहाँ पर जगह दी जाती है। जैसे सऊदी अरेबिया देख लो, श्रीलंका देख लो, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यमन, तो ये साउथ अरेबियन सी। और दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर श्रीलंका की बात करें, ये तो बीच में आ गया ना, एक साइड अरेबियन सी है, एक साइड यहाँ पर बे ऑफ बंगाल। तो अगर यूएई की बात करें तो ये अरेबियन सी वाली साइड पे आ गए, थाईलैंड की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे आ गए। तो मतलब इस तरीके से ये पूरा रीजन होता है। तो ये नामकरण जो है अपनी ओर से किया होता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान भी शामिल है। ओके, तो पाकिस्तान भी काफी नाम यहाँ पर देते हैं, जैसे गुलाब हो गया, तो इसमें कंफ्यूजन कई बार कर दी जाती है, गुलाब। ओके, इसके अलावा आसना हो गया, साहब हो गया, अफशान। तो अफशान से तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान, लेकिन इन नामों से कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। ओके, तो ये थोड़ा सा इसको भी, मैप को भी ध्यान रखें। अभी बात करते हैं भारत में जो तूफान आ चुके हैं, तो वो तूफान कौन से यहाँ पर सागर में आया, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ताउते की बात करें, इसका तो पता चल गया अरेबियन सी में है। निसर्गा की बात करें तो ये कहाँ पर आया था, ये भी अरेबियन सी में आया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब कौन सी लोकेशन थी पर्टिकुलर, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से सी में आया था। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। तो यहाँ पर अम्फान की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल वाली साइड, मतलब बे ऑफ बंगाल में आया। तो यहाँ पर साइक्लोन कयार की बात करें तो ये भी अरेबियन सी वाली साइड पे आया। और इसके अलावा साइक्लोन महा की बात करें, ओके, तो ये आया था गुजरात वाली साइड, मतलब ये भी अरेबियन सी वाले साइड में से उठा है। साइक्लोन वायु की बात करें, ये भी अरेबियन सी। साइक्लोन हिक्का की बात करें, ये भी अरेबियन सी। इसके अलावा बात करें साइक्लोन फानी, ओके, तो ये उड़ीसा वाली साइड आया था अभी रिसेंटली, ये पिछले साल आया था दोबारा। ओके, और अभी मतलब बे ऑफ बंगाल वाली साइड हो गया BOB3। ओके, तो ये एक डिप्रेशन बना था, ओके, जो कि बे ऑफ बंगाल वाली साइड ही बना था। ओके, डिप्रेशन भी ज्यादातर साइक्लोन्स के चलते ही बनते हैं, तो इसका इसके रिगार्डिंग में नुकसान होता है, बारिश वगैरह काफी तेज आती है। और अभी लास्ट में है साइक्लोन बुलबुल, और ये यहाँ पर, ये कहाँ पर आया था, ये भी वेस्ट बंगाल वाली साइड पे आया था। और यहाँ पर ज्यादातर इसने बांग्लादेश और बंगाल इन दोनों को ही ज्यादा हिट किया था। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन जैसी सिचुएशन हुई थी, फ्लड वगैरह, रेनफॉल बहुत तगड़े पैमाने पर यहाँ पर आया था। ये बुलबुल नाम जो है ना, ये पाकिस्तान ने सुजेस्ट किया था, ये भी थोड़ा याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी हम बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 5 की। तो ये वाला एडिटोरियल जो है अभी इसको डिस्कस करेंगे। तो जो बात यहाँ पर की जा रही है एडिटोरियल नंबर 5 में, तो कह रहे हैं कि जो भारत की ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो कि रिसर्च में, मेडिकल रिसर्च में सबसे प्रोमिनेंट एपेक्स बॉडी है भारत में। तो उसने फाइनली क्या किया है, जो पहले ये दावा कहते रहे, रिकमेंडेशन करते रहे, जो यहाँ पर कॉन्वालेसेंट जो प्लाज्मा थेरेपी होती है, जिसको CPT हम बोलते हैं। तो पहले तो ये कहते रहे कि ये मतलब अगर शुरुआती लक्षण अगर पाए जाते हैं, अगर ये इस तरीके की थेरेपी दी जाती है कोविड पेशेंट को, तो यहाँ पर बचने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अभी उस प्रपोजल को, उस जो बात इन्होंने रिकमेंडेशन पहले दी थी, अब उसको ड्रॉप कर दिया। तो अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है, उसमें ये बिल्कुल मना कर रहे हैं कि ये जो कॉन्वालेसेंट जो यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी है, तो ये ट्रीटमेंट जो है ना, ये कारगर नहीं है कोविड 19 के पेशेंट के लिए। तो अभी ये पहले इन्होंने
जो नई गाइडलाइन जारी की थी अप्रैल 22 में, तो उस समय इन्होंने कहा था कि सीपीटी जो है ना वैसे ही अपने लास्ट लेग्स में है, आखिरी पड़ाव पर है। तो यहाँ पर एडवाइजरी यहाँ पर ये थी कि इसको रिकमेंड किया जाता है उनके लोगों के लिए यहाँ पर जिनको मॉडरेट है, मतलब कि अभी शुरुआती लक्षण पाए जा रहे हैं जिनको इस कोविड-19 महामारी के। और यहाँ पर जहाँ पर दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पर 7 दिनों तक यहाँ पर कोई सिम्टम्स यहाँ पर हैं, तो तब यहाँ पर जो है ना आप इसको ले सकते हो। अगर मतलब हुआ नहीं है, बस सिर्फ सिम्टम्स जो है ना वो नजर आ रहे हैं, तब यहाँ पर इस तरीके से आप इस थेरेपी को कर सकते हो, तब यहाँ पर बचाव हो सकता है। पहले ये बात कही जा रही थी। तो अभी ये अपडेट्स भी कैसे आ रही है, तो ये अपडेट्स आ रही है जहाँ पर पीरियोडिक रिव्यूज हो रहे हैं मेडिसिन के, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो यहाँ पर चेंज किए जा रहे हैं, जो टास्क फोर्स लगी हुई है डॉक्टर्स की और भी जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं आईसीएमआर के, तो उनके द्वारा जो जो यहाँ पर प्रैक्टिकल फॉर्म में काम किया जा रहा है, तब जो जो तजुर्बा उनका हो रहा है वो आगे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर लीगली बाउंड नहीं है कि वो यहाँ पर सभी रिकमेंडेशंस को फॉलो करें जो कि यहाँ पर आईसीएमआर के द्वारा दी जाती है। जो थेरेपी यहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ जगह पर यहाँ पर पाबंदियां भी लगी हुई, प्रतिबंध वगैरह भी लगाया हुआ है कि ऐसे ट्रीटमेंट जो है हम ना करें, ओके, जो भी यहाँ पर गाइडलाइंस है। इसके अलावा अगर पिछले साल की बात करें 2020 की, तो उस समय ये यहाँ पर ये घटना काफी प्रचलित थी यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो मतलब कि चाइना में शुरुआत हुई थी इसकी पहले की प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 के पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। फिर भारत में भी इसकी चेन फैलनी शुरू हो गई कि प्लाज्मा थेरेपी करो, प्लाज्मा थेरेपी करो। तो आज भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो अलग से कैंपेन चला रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेट करें अपना। ओके, तो अभी वही बात करेंगे। पिछले साल आईसीएमआर की अगर बात करें, तो यहाँ पर कुछ डेफिनेटिव क्लिनिकल ट्रायल्स इन्होंने लिए थे पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर उस समय यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन जो हुई थी, तो मैं कहा गया था कि सीपीडी जो है ना, ना तो यहाँ पर जिंदगियां बचाती है, ना ही यहाँ पर पेशेंट की आउटकम में कोई इंप्रूवल यहाँ पर देखने को मिलती है, कोई इंप्रूवमेंट वगैरह भी नहीं है। तो सब कुछ जो भी है सिर्फ गोलमोल यहाँ पर बातें पब्लिक में फैल चुकी हैं। तो हर एक देश जो है उसी को यहाँ पर शुरुआत में जो रूमर है उसी को फॉलो करके इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देता है, इस प्लाज्मा थेरेपी को लगाना शुरू कर देते हैं। इसी के चलते यहाँ पर जो हमारे कुछ राज्य हैं, तो उनको एक रास्ता मिल गया जिसके चलते उन्होंने अपनी अप्रोच लगानी शुरू की। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, तो उन्होंने भी यहाँ पर जो यहाँ पर आईसीएमआर की फाइंडिंग्स थी, ठीक है, उसके चलते उसको एक साइड पे रखा और यहाँ पर इनकरेज किया यहाँ पर डॉक्टर्स को कि यहाँ पर आप अगर जिस तरीके से भी फोकस कर सकते हैं, अगर आपको प्लाज्मा चाहिए तो प्लाज्मा निकालें और यहाँ पर पेशेंट को बचाएं, उसको यहाँ पे बीमारी से रिकवर करें। और यहाँ पर ये इसी यहाँ पर प्लाज्मा का शोर यहाँ पर बढ़ता गया और इसका एक अलग से एक इकोसिस्टम जो है वो वर्ल्ड में डेवलप हो गया। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी एप्स भी डिजाइन कर दी गई कि जिसके चलते जो प्लाज्मा डोनर है वो यहाँ पर जिसको चाहिए उसको डोनेट करने के लिए जुड़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग भी इसकी शुरू हो गई। ओके, तो अगर यहाँ पर प्लाज्मा लग रहा है कि वर्क नहीं कर रहा, तो यहाँ पर फिर वहां पर कहा गया कि क्वालिटी खराब थी प्लाज्मा की। यहाँ पर जो क्वालिटी का ब्लड था, प्लाज्मा निकला वो खराब निकला, जिसके चलते यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो सका। ओके, तो ये यहाँ पर बहाने लगाए गए। तो अभी ये सिचुएशन बनी हुई है। तो अभी ये प्लाज्मा इसमें क्या करते हैं, जैसे एक डिवाइस होता है। ओके, जैसे एक पेशेंट है, ये नॉर्मल पेशेंट है जो अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहा है। तो ये प्लाज्मा यहाँ से ब्लड निकाला जाएगा। ओके, तो सिंपल जो ब्लड निकलता है, ब्लड निकलेगा। ये डिवाइस है जिसका नाम है अफ्रेसिस। ओके, तो इसमें से क्या होगा, ये मशीन क्या करेगी, इस पैकेट में अलग से आपके ब्लड में से प्लाज्मा निकालकर इधर इकट्ठा करते जाएगी। तो ये येलो कलर का होता है। ओके, तो ये इकट्ठा करती जाएगी और दूसरी ओर क्या होगा, ये जो प्लाज्मा एक साइड पे इकट्ठा कर दिया, ये जो एक नाली इस मशीन में यहाँ पर लग रही है, एक नाली यहाँ पर इससे बाहर में निकल रही है। तो प्लाज्मा निकलने के बाद जो बाकी का ब्लड बचता है उसको दोबारा से इन्फ्यूज कर दिया जाता है उसी पेशेंट के अंदर। ओके, तो ये दूसरी नली दूसरे हाथ में लगी है, तो वो उनको मतलब जितना ब्लड निकाला उतना लगभग वापस भेज दिया, उसमें से सिर्फ प्लाज्मा निकाला। ओके, तो अभी उसी प्लाज्मा को एज ए एंटीबॉडी के रूप में यहाँ पर यूज किया जाता है जो कोविड-19 के पेशेंट है, ता जो कि उनके अंदर एंटीबॉडीज को जो समर्था है ना वो बढ़ाई जाए यहाँ पर इस वायरस से लड़ने के लिए। तो अभी एंटीबॉडी के तौर पर इसको देखा जाता है, इसलिए यहाँ पर इसकी ट्रांसमिशन की जाती है जो पेशेंट होते हैं उनके बॉडी के अंदर। और इसके अलावा जो बातें की जा रही है इस आर्टिकल में, तो इसमें बार ये भी कह रहे हैं कि अभी जो लांसेट की रिपोर्ट आई है, लांसेट जो है ना, LANCET, तो ये यूके का काफी पुराना जर्नल है मेडिकल क्षेत्र में। तो उसमें भी ये पाया गया है कि 11,000 के लगभग ऐसे केस देखे गए जहां पर ये प्लाज्मा थेरेपी काम नहीं की है, कोई भी अच्छा रिजल्ट निकल कर नहीं आया। इसके अलावा और भी यहाँ पर बातें की गई। यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की यहाँ पर दवा है जो कि एक तरीके से मलेरियल ड्रग है। ओके, जब मच्छर वगैरह जब फैलता है, मलेरिया फैलता है, उसको सही करने के लिए यहाँ पर वो ड्रग बनाया हुआ, तो उसका भी इस्तेमाल कई बार जो है किया जाता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर और भी मेडिसिन हैं जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका भी प्रभाव कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है।
ओके, तो यहाँ पर कुछ ज्यादातर र्यूमर्स भी हैं, और कुछ यहाँ पर और भी कोशिश की जा रही है कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर कुछ ना किसी तरीके से पैंडेमिक को कंट्रोल करें, लेकिन उनका इतना अभाव प्रभाव नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर ओवरऑल बात की है, और जिम्मेदारी की बात की कि आईसीएमआर को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, सोच समझ कर फिर रिकमेंडेशन दें जो भी उन्होंने देनी है। तो आप एक मेडिकल रिसर्च की एपेक्स बॉडी हो भारत में। और अभी हम बात करेंगे ये वाला एडिटोरियल की, तो एडिटोरियल नंबर 6 है यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। तो अभी देखो, सबसे पहले समझो इस बात को। तो ये था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको यूएसएसआर बोलते थे, और ये संग्रह था, ग्रुप था यहाँ पर बहुत सारे मुल्कों का। ओके, तो ये आप जो दूसरे यहाँ पर कलर्स में आप देख रहे हो, तो ये सभी इसके पार्ट थे 1989 तक। ओके, तो तब तक इसको यूएसएसआर कहते थे। तो बाईपोलर वर्ल्ड था, दोनों तरफ एक एक और यूएसए था, एक और यहाँ पर ये चलते थे, और मतलब दोनों का दबदबा था पूरी दुनिया में। तो यूएसए भी इससे डरता था, मतलब अगर कोई बड़ा एक्शन वो ना ले पाए, जहां पर भी वो यहाँ पर कंट्रोल करना चाह रहा है किसी लोकेशन को, किसी एरिया में, और इसको तोड़ने की बहुत कोशिश की यूएसए के द्वारा, तो ये आखिर टूटा। लेकिन इसके टूटने के कारण था इसका जो स्टेट इकोनॉमी का मॉडल था, मतलब कि सब कुछ राज्य, सब कुछ सरकार ही करे लोगों के लिए। यहाँ पर कैपिटलिस्ट जो है ना, वो आगे आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जैसे अमेरिका में ज्यादातर जो करोड़पति अरबपति लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, नौकरियां निकालते हैं, और यहाँ पर काम चलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ ज्यादातर गवर्नमेंट कंट्रोल करके चलती है। ये ज्यादातर ये फिजिबल नहीं रह सका ये मॉडल, तो ये फेल हो गया। भारत का भी जो मॉडल है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल है, इसमें स्टेट भी यहाँ पर अपना दायित्व निभाती है, और यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और नौकरियां निकालते हैं, कंपनीज खोलते हैं। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर ये सभी मुल्क थे, इसको ध्यान से देखिए, जैसे ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। ओके, इसके अलावा बात करें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओके, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, ओके, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, और ये सबसे बड़ा रशिया। तो ये सबको मिलाकर एक यूएसएसआर बनता था, एक ग्रुप था कम्युनिस्ट पार्टीज का, कम्युनिस्ट, यहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा चलती थी। ओके, ध्यान रखिए यहाँ पर मंगोलिया नहीं है, मंगोलिया इसका पार्ट नहीं था, चाइना इसका पार्ट नहीं था। ओके, तो यहाँ पर से निकलता है यूक्रेन। ओके, तो मतलब जब से ये टूटा है ना, तब से यहाँ पर जो है रशिया के साथ इसके मतलब किसी ना किसी तरीके से डिस्प्यूट रहे हैं। देखो यूक्रेन का बॉर्डर कहाँ तक है, ये यूक्रेन है, और ये यहाँ तक, ये छोटा सा एरिया आप देख रहे हो, ये क्रीमिया है, ये छोटा सा एरिया यूक्रेन का ही पार्ट है, जब यूक्रेन अलग हुआ रशिया से। ओके, लेकिन यहाँ से ही अभी गेम जो है, इसी एरिया से गेम जो है चेंज होना शुरू हुई है। अभी उसी के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस मैप को भी आप क्लियरली अगर देखना चाहो तो इसको वही चीज है, दोबारा से आप अगर देखना चाहो देख सकते हो। ये भी मैप आपके सामने है, यहाँ पर फ्लैग सामने है, तो नंबर वाइज यहाँ पर पड़ा हुआ है, हर एक कंट्री का नाम आपको पता चल जाएगा। तो इसको भी थोड़ा रिव्यू कर लेना, आपको पता चल जाएगा कुल मिलाकर कितने कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पर जिनका ग्रुप था, जो कि कंबाइन करके यूएसएसआर बना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 15 कंट्रीज हैं। ओके, तो इनको आप देख सकते हो। तो अभी जाते हैं मैप पे, तो अच्छे से देखते हैं कि क्या माजरा क्या है। तो ये है यूक्रेन। ओके, तो ये पूरा का पूरा मैंने यूएसएसआर का ग्रुप आपको दिखाया था। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ कुछ कंट्रीज जैसे उज्बेकिस्तान, जाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तो ये यूक्रेन वाला हिस्सा आता है। तो ये यहाँ तक, ये क्रीमिया तक यहाँ पर बॉर्डर था इसका, ये क्रीमिया वाला एरिया ब्लैक सी में पड़ता है। तो हुआ क्या है कि 2014 में रशिया ने क्या किया, इस क्रीमिया वाले जो एरिया है ना, इसको हथिया लिया, यूक्रेन से कब्जा कर लिया इसके ऊपर, ये पूरा का पूरा ये क्रीमिया का रीजन है। ओके, तो अभी ये रशिया का हिस्सा बन चुका है। तो तब से यहाँ पर कुछ सैंक्शंस भी लगी रशिया के ऊपर। पहले G8 का एक समूह होता था, समिट होती थी, उसमें से रशिया को बाहर निकाल दिया, अभी वो G7 बन चुका है। और इसका यहाँ पर रीजन क्या था, रशिया ने इसको हथियाया क्यों? तो देखो, रशिया जो भी ट्रेड करता है ना पूरे वर्ल्ड के साथ, उसके पास इकलौता एक पोर्ट है जो कि सबसे बड़ा पोर्ट है, वो है ये वाला सेंट पीटर्सबर्ग पे। तो काफी पुराना शहर है, इसका नाम लेनिनग्राड भी रहा, ओके, पीटरग्राड भी रहा, इसको सेंट पीटर्सबर्ग भी बोलते हैं। तो यहीं से ये यहाँ पर ट्रेड करता है पूरी दुनिया के साथ। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, यहाँ इसके रास्ते से आगे ये निकलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बर्फ यहाँ पर जम जाती है, तो आर्कटिक सर्कल के यहाँ पर पास का रीजन है। तो यहाँ पर ज्यादातर कुछ महीने ये ट्रेड नहीं कर पाता, ज्यादातर बर्फ रहने की वजह से दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर इसको चाहिए था कुछ ऐसा पोर्ट की जो मतलब सदाबहार चलता रहे, 12 महीने यहाँ पर जो है वार्म वाटर रहे, जहां पर बर्फ ना बने। तो यहाँ पर ये एरिया ऐसा ही है, ये सेवास्तोपोल यहाँ पर एरिया है जहां पर कि ऐसा पोर्ट है। तो इसको यही चाहिए था कि मेरा मेरा ट्रेड पूरी दुनिया से चले, तो इसको इसके चलते एक्वायर कर लिया। तो अभी देखो यहाँ पर डॉटर लाइंस बना दी गई हैं, अभी ये इसका हिस्सा नहीं है, अभी ये रशिया का हिस्सा हो चुका है। तो अभी क्या हुआ है, अभी क्यों न्यूज में, अभी न्यूज में इसलिए है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई है ना, जो यहाँ पर माहौल है वो गड़बड़ होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर रशिया ने क्या किया है, ये मॉस्को कैपिटल है रशिया की, तो ये यहाँ पर बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे अपने टैंक्स, अपने ट्रूप्स को तैनात करना शुरू कर दिया रशिया ने।
ओके, तो यहाँ पर यूक्रेन के साथ इश्यूज खत्म ही नहीं हो रहे इनके। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी की दिक्कत आ रही है, तो यहाँ से एक नदी बहती है। ओके, तो यहाँ पर ये नदी आप देख रहे होंगे, ये आ रही है। ओके, तो इसका नाम है डनाइपर रिवर। ओके, तो इसका नाम याद रखें, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो इस नदी से यहाँ से कैनाल निकाल कर ना, यहाँ कैनाल नहर निकाल कर यहाँ पर पानी सप्लाई किया जाता है, यहाँ पर जो बाकी लोग रहते हैं क्रीमिया में। तो पहले ऐसा था कि जब तक तो यूक्रेन के पास था तब तक यहाँ पर पानी जाता था, अभी यूक्रेन ने वो कैनाल ही बंद कर दी है। तो रशिया ने रिक्वेस्ट भी की इसको कई बार कि इसको खोल दो, लेकिन नहीं बात हो रही। तो यहाँ पर दिक्कत हो रही बड़े पैमाने पर, जो फ्रेश वाटर होता है पानी पीने लायक, वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे रीजन है जिसके चलते यहाँ पर सिचुएशन खराब हो रही है। तो अभी इसी के चलते बात की जा रही है। मेन मुद्दा यहाँ पर यही है, यहाँ पर जी जो यह हथियाया गया था ना, जिसके चलते अभी तक टेंशन जो है वो खत्म नहीं हुई है, तो लड़ाई यहाँ पर भी किसी समय यहाँ पर हो सकती है। ऑथर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पीसफुल तरीके से यहाँ पर काम कीजिए और इस तरीके से मतलब ऐसे सिचुएशन को खराब नहीं करना है, और बिल्कुल सही तरीके से जैसे आप मसले का हल चाहे वैसे निकालें। ये लोकेशन आप देख लीजिए, ब्लैक सी कहाँ पर है, उसके आसपास की रीजन देख लीजिए, रोमानिया हो गया, ओके, ये यूक्रेन हो गया, अभी रशिया का पार्ट है, ओके, यूक्रेन का भी हिस्सा लगता है। उसके अलावा ये नीचे की ओर टर्की है, इस्तांबुल आ गया, ओके, ये जॉर्जिया आ गया। ओके, तो ये सभी के सभी यहाँ पर एरियाज है जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कहाँ पर ब्लैक सी आता है, ये कैस्पियन सी। और अभी है लास्ट वाला एडिटोरियल, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो पैंडेमिक रूरल मार्च है, पैंडेमिक गांव तक फैलता जा रहा है, तो उसको बचाओ, उसको कोशिश करो। जैसे खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें, हाल ही में वहां पर पंचायत इलेक्शन होकर हटे हैं, काफी मतलब सिचुएशन खराब हो गई, इलेक्शन होकर कटे हैं। यहाँ पर बंगाल वाली साइड बात कर लें, और भी जो बाकी राज्यों में हुए, तो वहां पर भी सिचुएशन खराब होती जा रही है। तो अभी वहां पर जो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, गांव वाले एरियाज में प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, उसको सही करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो वहां पर क्या करेंगे, सेम ऑब्जेक्टिव्स वही रहेंगे, टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। ओके, नंबर ऑफ टेस्टिंग यहाँ पर बढ़े। दूसरा यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है उसके भी यहाँ पर जो चांसेस आप बढ़ाइए, कि मतलब दूर तक आप जाओ, जहां तक भी आप कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेस कर सकते हो, कि जहां से आगे यहाँ पर वायरस वायरस फैलने के चांसेस हैं। इसके अलावा मास्क पहनना है, ओके, उससे उससे ही हम बचाव कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। तीसरा जो यहाँ पर वैक्सीन हेजिटेंसी है, वो लोगों की दूर करनी है। लोग अभी ये कह रहे हैं कि ये देखो सोच ऐसी है कि अगर गर्मी आ रही है ना, गर्मी में पसीना आएगा, पसीने से वायरस बाहर आ जाएगा, तो ये सिचुएशन है देखो। तो ये सभी यहाँ पर जो यहाँ पर इलिटरेसी है, इसको दूर करना है। ओके, इसके लिए यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेगी कि लोगों को बताया जाए कि वैक्सीन कितनी जरूरी है। लोग तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अगर बीमारी फिर लग जानी है वैक्सीन लगवाने के बाद, तो फिर वैक्सीन लगवाने का फायदा क्या है। उनको फायदा समझाएं कि वैक्सीन लगेगी तो आपके यहाँ पर एंटीबायोटिक्स जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, तो आपके बचने के चांसेस ज्यादा है। ओके, नहीं तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है अगर यहाँ पर कोरोना वायरस हो जाए। तो ये ऐसी बातें यहाँ पर की जा रही है, तो यहाँ पर इसी को सही करना है। तो ये सोल्यूशन अभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है इस एडिटोरियल एनालिसिस का। कैसा लगा, तो पूरा लेक्चर जरूर वॉच करें, तो शेयर करें इस लेक्चर को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं उसके आंसर भी आप दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।